हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की क्लास चल रही है। एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर 3 आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने क्लास 6 को पूरा ख़त्म कर लिया है। 16 चैप्टर क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी में थे। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सारे आगे वाले चैप्टर पीछे वाले चैप्टर से कोरिलेट होते हैं। तो जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आगे की चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो अब हमने 7th क्लास को शुरू कर दिया है। 7th क्लास एनसीईआरटी साइंस के 2 चैप्टर को डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। आज 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, रेसेस से वस्त्र तक। ये सारे चैप्टर आपने 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सेम यही चैप्टर था वहाँ भी, बस वहाँ चीज़ें थोड़ा कम थी। आगे चीज़ें जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें जो है थोड़ी डीप होती जाएंगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। एनसीईआरटी आपको पता होगा कि एनसीईआरटी की चीज़ें पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो 6 से 12th तक की एनसीईआरटी की बुक्स पर बेस्ड होता है। चाहे आप एसएससी दे रहे हों, बैंक दे रहे हों, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, या यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, कोई भी मतलब छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम, बड़े लेवल तक का एग्ज़ाम, सबका जो एक बेसिक बेस होता है वो एनसीईआरटी ही होता है, और यहीं से मैक्सिमम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो 6 से 12th तक की एनसीईआरटी आपकी तैयार होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अभी हमने साइंस को शुरू किया है, जल्दी ही हम साइंस को ख़त्म करके नेक्स्ट जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैसेज करिएगा, तो हम उसको शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हमारा 7th क्लास का एनसीईआरटी चल रहा है। 4 से 5 दिन लगेगा इसको ख़त्म करने में, और ये ख़त्म हो जाएगा। अब चैप्टर थोड़े लंबे हैं, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ कम टाइम के चक्कर में। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और आप खुद देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि टाइम को शॉर्ट करने के चक्कर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना स्किप हों। तो चीज़ों को देखते जाइए, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें, बस वो चीज़ अगर आपको कम टाइम में समझ में आता है तो हम कुछ चैप्टर को कम टाइम में कवर करेंगे, और जहाँ चीज़ें ज़्यादा हैं, ज़्यादा समझने वाली हैं, वहाँ हम ज़्यादा टाइम देंगे। जैसे कल का चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट था, जो हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था। वो जो जीवों में उनका जो आहार होता है, उनमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है जीव जंतुओं में, वो देखा था हमने। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था। तो वो सारी चीज़ें बेहद ही इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए उसका हर पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी था। अपने आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और एक बात, थोड़ा सा आवाज़ को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है तबीयत में, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है तो समझने की बस कोशिश करिएगा। हम अपने आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा 3rd चैप्टर का नाम है रेसों से वस्त्र तक, मतलब फाइबर टू फैब्रिक। हम चीज़ें दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, चीज़ें आपको समझ में आनी है, क्योंकि साइंस में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी नहीं होता है। साइंस में हम मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, बस लैंग्वेज की बात होती है। जो भी मेन पॉइंट होता है वो तो इंग्लिश में ही आता है, और वही हमें समझ में भी आता है। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में मैं चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि मैंने कहा क्लास 6 में हमने इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया था, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें पढ़े थे। यहाँ हम थोड़ा और डीप में जानेंगे कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जानतो रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एनिमल फाइबर्स या एनिमल जानतो रेशे कहते हैं, जो कि जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 6 क्लास में पढ़ा ही है कि ऊन के रेशे, ऊन के जो फाइबर होते हैं वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो हम प्राप्त करते हैं सिप और यॉक से। तो ये चीज़ें हैं, ऊन के रेशे हम सिप
या यॉक्स के बालों से प्राप्त करते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें ये तो याद रहता है कि हम रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में रेशम कीट ना देके उसकी किस अवस्था से प्राप्त करते हैं ये दिया जाए तो यहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो रेशम कीट के कोकून जो स्टेज होती है उस स्टेज से रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद बताया गया है कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं, ये चीज़ें दी हुई हैं। तो अब आगे आ जाते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि उसके बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ऊन और रेशम के बारे में बताया गया है, जो कि एक एनिमल फाइबर होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले ऊन को जानेंगे। तो ऊल्स कम फ्रॉम शीप। तो ऊन जो होता है ये शीप, गोट, यॉक एंड सम अदर एनिमल से प्राप्त होता है। तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। तो ये आप जैसे कि यहाँ पर एक भेड़ का चित्र देख रहे होंगे, तो इसके हेयर्स काफ़ी लंबे होते हैं, इन्हीं को काट करके ऊन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त होते हैं। तो ये नॉर्मली जो हमें ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं ये पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठंडे प्लेस में पाए जाते हैं बेसिकली देखा जाए तो ये हेयर्स इनके बॉडी में इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, तो ये इन्हें ठंड से बचाने का कार्य करते हैं। जब ये हेयर्स अधिक मात्रा में इनके बॉडी में होंगे तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में वायु जो है वो भर जाती है। और आप सभी को पता होगा वायु जो है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो इससे क्या होगा, इन बालों की वजह से इनका शरीर जो है वो गर्म रहेगा और इन्हें ठंड नहीं लगेगी। तो ऊन जो है इन रोएदार रेशों से प्राप्त किए जाते हैं। तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारे काम की क्या चीज़ है। आगे अब ये क्रियाकलाप दिया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है कि हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। एक तो होता है दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा होता है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो जो भेड़ होता है इसकी बॉडी में क्या होता है, दो तरह के ऊल होते हैं, दो तरह के बाल या हेयर्स होते हैं। एक होता है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड दूसरा क्या होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। तो दूसरा ये होता है, अब ये क्या होता है, तंतु रूपी जो बाल, मतलब ये जो सॉफ्ट वाले बाल होते हैं कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो जो सॉफ्ट हेयर होते हैं इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से रेशे बनते हैं, मतलब इन्हीं से ऊल के फाइबर बनते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तो जो ये ऊन का बिजनेस करते हैं या जो इन भेड़ों को पालने का बिजनेस करते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो चाहते हैं कि वो ऐसे भेड़ों को पालें, ऐसे भेड़ों को रखें जो सिर्फ ये दूसरे टाइप की नस्ल वाले हों, मतलब जो सिर्फ दूसरे टाइप के हेयर्स वाले हों, जिनके हेयर्स जो हैं वो सॉफ्ट हों, क्योंकि उसी से उन्हें ऊल प्राप्त होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो इसे ही सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल
कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आगे ऊन प्रदान करने वाले और जो जंतु हैं उनके बारे में बताया गया है। ऊपर तो हमने भेड़ को जाना, शीप को जाना, अब और कौन कौन से जानवर हमें ये जो ऊन प्रदान करते हैं उनको जानेंगे। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। तो जो मैक्सिमम ऊन हमें प्राप्त होता है वो भेड़ से ही प्राप्त होता है, लेकिन और भी जानवर हैं जिनसे ऊन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि याक के बारे में कि याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो तिब्बत और लद्दाख में याक, यहाँ पर आपको याक एक एनिमल होता है जिसका इमेज भी दिख रहा होगा, ये है याक। तो इसका ऊल का जो उपयोग होता है वो तिब्बत और लद्दाख वाले क्षेत्र में होता है ज़्यादा। इसके बाद आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ होती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनमें बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। तो पश्मीना शॉल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शॉल होता है, आपके 10 स्वेटर के बराबर ये एक शॉल जो है वो गर्मी देती है। बहुत ही गर्म शॉल होती है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली ये शॉल होती है पश्मीना शॉल, जो कि कश्मीरी बकरियों से प्राप्त की जाती है। उनसे प्राप्त जो ऊल होता है उससे बनाई जाती है। तो ईवीएस के सीटेट एग्ज़ाम में जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्मीना शॉल किससे के ऊल से प्राप्त की जाती है। तो ये अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है बेसिकली, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये अंगोरा बकरी है और ये बकरी है, मतलब ये दोनों ही बकरियाँ हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर ऊँट के बारे में भी बताया गया है कि बहुत से जो कैमल होते हैं वो भी हमें ऊल प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये है एक कैमल का इमेज आपको दिख रहा होगा, तो ये भी हमें थोड़े मात्रा में ऊल जो है वो प्रोवाइड करता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है। तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला ये जो जीव लामा और एल्पेका है, इससे भी हमें ऊल प्रोवाइड होता है। तो लामा और एल्पेका को भी ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर हमने देख लिया कि किन किन जानवरों से हमें ऊल प्राप्त होता है। तो ये सारे ही नाम याद रखिएगा। सीधे सीधे कई बार ऐसे दे देता है कि 4 ऑप्शन आपको देंगे, जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसा रहेगा जो हमें ऊल प्रोवाइड करते हैं और एक नहीं रहेगा, तो उसमें से आपको जो रॉन्ग आंसर है वो सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे अब आप याक को जानते होंगे, भेड़ बकरी को तो जानते रहे होंगे कि हमें ऊल प्रोवाइड करता है, लेकिन लामा और अल्पेका नाम अगर आपने ये बुक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तभी जानते होंगे, वरना नहीं जानते होंगे। तो इस तरह से चीज़ों को नाम को ध्यान रखिएगा कि लामा और अल्पेका नामक जानवर जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी हमें क्या करते हैं, ऊल प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़ बकरी ऊँट और याक अब जिस नाम से भी जाने जाते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप जिस भी एरिया से होंगे, जिस भी कंट्री से होंगे, वहाँ आपके यहाँ पर किस लैंग्वेज में इनको किस नाम से पुकारा जाता है। अब आगे बताया गया है कि ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं
ये तो चलिए प्रैक्टिकल है, एक तरह से क्रियाकलाप है, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर अब देखते हैं कि रेशों से ऊन तक, मतलब जो हमारे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, अब ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। फ्रॉम फाइबर टू ऊल, अब यहाँ पर आएंगे हम। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को क्या किया जाता है, पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ये इस प्रोसेस को हमने 6th क्लास में थोड़ा सा देखा हुआ था। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊन किस तरह से हमें प्राप्त होता है, वो पूरी प्रोसेस अब आगे बताई गई है कि सबसे पहले क्या होता है, भेड़ों का पालन किया जाता है। यहाँ लिखा है, यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बहुत सी मूवी में भी देखे होंगे और नॉर्मल भी देख सकते हैं। जो भेड़ बकरियों को पालते हैं उन्हें गडरिया कहा जाता है। तो उन्हें अक्सर आप एक झुंड में भेड़ बकरियों को ले जाते हुए देखे होंगे। तो भेड़ शाकाहारी होते हैं, सबसे पहली बात तो ये जानिए, और वह घास और पत्तियां ही खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालने वाला उन्हें हरे चारों के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर ही रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो सर्दियों में इन्हें बेसिकली घरों के अंदर ही रखा जाता है और घरों के अंदर ही इन्हें चारा प्रोवाइड किया जाता है। फिर बताया गया है, हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए ही पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये चीज़ तो हमने ऊपर देख ही ली है कि भेड़ों को कैसे पाला जाता है। तो इनका जो इन्हें सेलेक्ट किया जाता है, जो भी अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब सेलेक्टिवली ब्रीड के माध्यम से इन्हें पाला जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उन्हें काट कर ऊन को प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी। अब रेशों को ऊन में संसाधित करना, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। तो अब फाइबर इनटू वूल को कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, मतलब इसका संसाधित कैसे करेंगे, ये चीज़ें हैं। तो स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें अब चरण कैसे ऊन को, जब हम जो जंतु जानवर होते हैं जैसे भेड़, उनसे हमने उनके हेयर्स को तो काट लिया, तो अब उन रेशों को, वो तो फाइबर के रूप में हमें मिला, अब उसे हम ऊल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसेस बताई गई है आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। तो इसे क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे हम, मतलब ऊन की कटाई कहेंगे। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रहें। तो ठंडी में इन हेयर्स को नहीं काटा जाता, गर्मी के दिनों में काटा जाता है ताकि भेड़ बकरियों को ठंड से बचाया जा सके। बाल जो है वो ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे बेसिकली हम अपने बाल काटते हैं या लोग सेव करते हैं तो उससे उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि इन जानवरों पे कोई अत्याचार किया जाता है या इन्हें दर्द देके इनसे ये ऊल प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ही एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। इनके हेयर बड़े होते हैं जैसे हमारे हेयर, और कट जाता है उसी तरह से ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है।
त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उग आते हैं। तो बिल्कुल ये हम मनुष्यों की तरह ही एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट स्टेप में तो भेड़ की ऊन से ऊन उतारना हो गया, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, ये हमने फर्स्ट स्टेप में देख लिया। अब जो सेकेंड स्टेप है वहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो सेकेंड स्टेप में आपको देखने को मिलेगा कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। तो अब जब ऊन कट गया, मतलब जो फाइबर्स थे, जो हेयर्स थे, वो जब भेड़ों के बॉडी से काट लिया गया, तो अब उसको जो सेकंड स्टेप होता है उसको अच्छे से धुलाई करने का कार्य किया जाता है, ताकि उसमें जो भी धूल गंदगियां हैं वो सारी चीज़ें निकल जाए। यह प्रक्रम क्या कहलाती है, ये प्रोसेस अभी मार्जन कहलाती है, मतलब स्कोरिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग प्रोसेस ये कहलाती है। आजकल अभी मार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है, तो अब तो बहुत सी चीज़ें मशीनों द्वारा ही किया जाता है। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है कि अभिमार्जन के बाद जो स्कोरिंग किया हमने, उसके बाद छटाई की जाती है, मतलब शॉर्टिंग की प्रोसेस की जाती है। रोमेल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन, शॉर्टिंग की प्रोसेस डन की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड आर शॉर्टेड। तो यहाँ पर सेपरेट और शॉर्ट करने की प्रोसेस को किया जाता है स्टेज थर्ड में। स्टेज फोर्थ की बात की जाए तो अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। तो धुलाई के बाद अब उसको सुखाया जाएगा, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। तो जो द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें बर्स कहते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर द सेम बर्स, ये सेम बर्स होते हैं, विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। तो कई बार जो आपके स्वेटर में छोटे छोटे रोए दिखते हैं, ये यही बर्स ही होते हैं। तो इनको बेसिकली छांट लिया जाता है, जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके इन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो इसके बाद अब कताई की प्रोसेस होगी। तो पांचवें चरण में हम आ जाते हैं। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊन काले, भूरे अथवा सफ़ेद ही होते हैं। तो जो भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है वो तो सिर्फ 3 ही कलर के होते हैं, या तो काले होंगे, या तो सफ़ेद, या तो ब्राउन कलर के होंगे। लेकिन अब आपके स्वेटर तो रंग बिरंगे बनते हैं। तो रंग बिरंगे स्वेटर बनाने के लिए क्या किया जाता है, इन हेयर्स को, इन ऊल को, इन फाइबर को कलर किया जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज होगी वो हमारा 6 वाला स्टेज है। अंतिम चरण को रोलिंग कहते हैं। तो रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है, अब रेशे को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और आगे क्या है, ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो जो लास्ट प्रोसेस होती है उसमें क्या किया जाता है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the जो shorter fiber होते हैं are spun and woven into woolen cloth. तो ये हमारी प्रोसेस होती है। ये सारी जो हमने 6 स्टेजेस देखी हैं ये यहाँ पर इमेज के रूप में है। पहला तो ये जो भेड़ों से हमने उनके हेयर्स को उतारा, ये दिख रहा है, ये भेड़ आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर उसके हेयर्स को काटा जा रहा है। इसके बाद उन हेयर्स को ऐसे बड़ी बड़ी टंकियों में पानी डाल के धुलाई की जाती है इस तरह से। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस दी जा रही है। बाकी अब ये सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा भी होती हैं। इसके बाद मशीनों द्वारा अभिमार्जन की प्रोसेस किया जा रहा है और फिर ऊन का धागा भी बनाया जा रहा है। ये सारी प्रोसेस मशीनों के द्वारा दिखाई गई है। अब यहाँ पीछे कुछ चीज़ें और छूट गई थी, वो भी देख लेते हैं। ये है, अब यहाँ पर बताया गया है कि किस नस्ल के जो भेड़ों की भारतीय नस्लें हैं वो बताया गया है, और ये नस्लें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा। तो जैसे जो लोही भेड़ होती है, लोही नस्ल की जो भेड़ होती है, ये राजस्थान और पंजाब में बेसिकली पाई जाती है। इससे काफ़ी गुड क्वालिटी का जो वूल है ये प्राप्त होता है। दूसरा जो ब्रीड है इसका नाम है रामपुर बुशायर ब्रीड। ये सारी भेड़ों की नस्लें हम देख रहे हैं जो कि भारत में पाई जाती है। तो रामपुर बुशायर जो ब्रीड होती है भेड़ की, ये भूरी ऊन हमें प्रोवाइड करती है, ब्राउन जो फ्लीस होता है वो प्रोवाइड करती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और नाली या नली नस्ल की जो भेड़ होती है, ये गलीचे की ऊन हमें प्रोवाइड करती है। जो कारपेट बनता है वो इन्हीं नस्ल की भेड़ों से बनाया जाता है, इन्हीं के ऊल से बनाया जाता है। ये जो नाली या नली नस्ल की भेड़ें होती हैं ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में होती हैं। उसके बाद एक है बाखरवाल नस्ल। बाखरवाल नस्ल की भेड़ों से हमें ऊनी शॉलों के लिए ऊल प्राप्त होते हैं। तो जो वुलन शॉल्स होते हैं वो इन्हीं बाखरवाल नस्ल की भेड़ों से बनाई जाती है। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में ये भेड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें, ये हमें मोटी या रूक्ष ऊन प्रोवाइड करती हैं, ये गुजरात में पाई जाती हैं। और पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ें, ये हौजरी के लिए, हौजरी जो होता है, हौजरी के जो कपड़े होते हैं उसके लिए इन नस्ल की भेड़ों का प्रयोग किया जाता है और ये भी गुजरात में पाई जाती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये नस्लों के नाम हैं और ये किन एरिया में पाई जाती है वो है। तो ये आप इसको रट लीजिएगा या समझ लीजिए, जैसे भी आपको चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, ये भी देख लेते हैं कि ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक जो रक्त रोग का कारक है, जिसे सॉर्टस रोग भी कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। तो ये व्यावसायिक संकट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium। ये बैक्टीरिया क्या होता है, बेसिकली जानवरों की बॉडी में उनके हेयर्स में पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, एंथ्रेक्स है, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड। इस जो फैटल ब्लड डिजीज़ है इसे क्या कहते हैं, इसे शॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। तो शॉर्टर डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं। सच रिस्क्स फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो ये इसलिए भी थोड़ा सा मतलब ये घातक भी होता है। हमें वूल तो प्रोवाइड करता है लेकिन उसके साथ साथ जो कारीगर होते हैं उनके लिए काफ़ी घातक चीज़ें होती हैं। अब ऊल के बारे में हमने देख लिया, आगे अब रेशम के बारे में बताया गया है कि रेशम की चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो रेशम को देख लेते हैं, सिल्क को देख लेते हैं कि सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होती है और कैसे सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो सिल्क को जाना जाए तो सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। तो मतलब क्या है, सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर, ये भी एनिमल फाइबर होता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। तो जो रेशम के कीट होते हैं, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, तो जो रेशम के कीट होते हैं ये रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये सेरीकल्चर कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के जो कीट होते हैं उनके पालन का कार्य किया जाता है। तो क्या है ये, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि रेशम से क्या क्या बनता है, रेशम की साड़ियाँ इत्यादि बनती है। अब आगे देखते हैं, रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें। रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो अब रेशम कीट का जो लाइफ साइकिल है आगे वो चीज़ बताई गई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रहेगा रेशम कीट का लाइफ साइकिल।
सिल्क मॉथ का। तो यहाँ पर मादा रेशम जो है वो कीट अंडे देती है। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ये अंडे देने का कार्य करती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं। तो जो अंडे निकलते हैं उन्हें लार्वा कहते हैं। तो ये इससे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। बाद में यही लार्वा जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले फीमेल जो है वो एग को प्रोवाइड करेगी, एग को ले करेगी। उसके बाद ये एग जो है इनसे लार्वा का निर्माण होगा और लार्वा से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बनते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली स्टेज में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टेज प्यूपा की कहलाती है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो सूख कर रेशम का रेशा बना देता है। तो ये रेशम का रेशा कैसे बनता है ये बताया गया है कि ये क्या करता है, जो प्यूपा होता है ये अपनी बॉडी से एक प्रोटीन को स्रावित करता है। यही प्रोटीन इसकी बॉडी के चारों ओर तारनुमा संरचना बना लेते हैं और ये सूख कर कठोर हो जाते हैं, जो कि बाद में रेशम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। तो ये तो प्रोसेस थी, लाइफ साइकिल थी, कैसे रेशम के कीट से रेशम का निर्माण होता है। तो अब आगे बताया गया है कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो रेशम का धागा बिल्कुल स्टील का धागे की इतना मजबूत हो सकता है। तो अब आप सोच सकते हैं ये कितना अच्छा होता होगा, इसके बनाए कपड़े कितने अच्छे होते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि यही अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि रेशम का धागा रेशम की किस स्टेज से प्राप्त, रेशम कीट के किस स्टेज से प्राप्त किया जाता है। तो वो कोकून जो स्टेज होती है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। तो कई तरह की, जैसे कि हमने भेड़ों की कई नस्लें देखी, उसी तरह से रेशम कीट की भी कई नस्लें होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देती हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी जो है वो भिन्न भिन्न क्वालिटी का होता है। जैसे अब कुछ रेशम के नाम बताए गए हैं, टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि रेशम के प्रकार कितने होते हैं। तो कुछ यहाँ पर दिया गया है, टसर, मूंगा और कोसा रेशम, ये इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वालिटी के रेशम होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट जो है वो सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। तो जो सबसे सामान्य जो बेसिक रेशम होता है वो शहतूत वाले रेशम से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो रेशम का कीट शहतूत के पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन करता है उनसे प्राप्त किया जाता है। इससे जो रेशम प्राप्त किए जाते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लचीले होते हैं। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। तो सदियों से हमारे इतिहास से ये प्रोसेस चला आ रहा है, रेशम पालने का प्रोसेस। अब यहाँ पर रेशम की सारी स्टेज दी गई है, रेशम कीट की सारी स्टेज दी गई है।
ये एक मेल रेशम है और दूसरा एक फीमेल रेशम का कीड़ा है। सॉरी, ये रेशम कीट एक मेल है और एक फीमेल है। तो वयस्क रेशम कीट ये दोनों हैं। अब इसके बाद ये शहतूत की पत्ती है, मलबरी लीव्स है, जिस पर क्या होता है, ये अपने अंडों को ले करती है, अपने अंडों को देने का कार्य करती है। यही अंडे बाद में सिल्क वर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सिल्क वर्म से क्या होता है, ये कोकून बनाते हैं। ये कोकून हो गया। कोकून में क्या होता है, ये अपनी बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन की एक लेयर होती है धागे के रूप में बना लेते हैं। अब कोकून के अंदर ही फिर इस कीड़े का, इस सिल्क वॉर्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये दिखा रहा है इस कोकून के अंदर का भाग, कोकून में विकासशील कीट है। तो ये है हमारा सिल्क वॉर्म के बारे में सारी चीज़ें बता दी गई हैं आपको। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ बननी थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे यहाँ पर ये आपको ऊपर मैंने ये चीज़ें बता दी हैं कि जो सिल्क की नस्लें, मतलब रेशम की किस्म होती है, शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम इत्यादि रेशम की जो टाइप हैं वो होते हैं। तो इनसे साड़ियाँ और कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे इम्पोर्टेंट की क्या चीज़ है। पीछे ये चीज़ छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन से समृद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेशम उत्पादन में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पर है। तो चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो भारत भी जो है एक अच्छा रेशम उत्पादक देश है, मतलब काफ़ी मात्रा में यहाँ रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे इम्पोर्टेंट की क्या चीज़ है। यहाँ पर भी बताया गया है रेशम के कीट के ही बारे में। यहाँ एक मादा रेशम का कीट है तथा उसके ये ढेर सारे अंडे हैं। उसके बाद ये शहतूत का वृक्ष है, शहतूत की पत्ती दिखा दी गई है। इस शहतूत की पत्तियों को खाते हैं ये कैटरपिलर रेशम के जो होते हैं, या रेशम कृमि जिसे कहते हैं, और कोकून का निर्माण करते हैं। तो ये मतलब जो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के पालन की चीज़ें की जाती हैं वो बताया गया है। अब यहाँ पर कोकून से रेशम तक देख लेते हैं कि इसमें क्या है, मतलब कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये भी जानना, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। तो अब कोकून से तो रेशम बन गया, लेकिन वो रेशम जो है हम उसी तरह से नहीं यूज करते हैं, उसमें बहुत सी प्रोसेस की जाती है, उसके बाद हमें प्योर रेशम जो है वो प्राप्त होता है। तो वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को तो पाला जाता है और उसके कोकून को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन की बात बताई गई है कि कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियाँ अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये जो पालक होते हैं अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। तो ये भी कंडीशंस होती हैं, शहतूत पर जब नई पत्तियां आए तभी इनका पालन किया जाता है। जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात इन पत्तियों को खाते हैं और साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। तो जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, जब इसमें नई ताज़ी पत्तियां निकल आती हैं तो इन्हें तोड़कर एक बांस के ट्रे में रखा जाता है और इसी पर इन रेशम के कीट को रखा जाता है जिससे ये उन्हें खाएं। 25 से 30 दिनों के बाद क्या होता है, कैटरपिलर जब ये खाना बंद कर देता है पत्तियां
और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिनके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो आपको प्रोसेस याद रहे ना याद रहे वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट होते हैं यही कोकून का निर्माण करते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। अब आगे रेशम का संसाधन दिया हुआ है, ये चीज़ देख लेते हैं कि रेशम का संसाधन क्या है। मतलब जो प्रोसेसिंग सिल्क होता है वो क्या है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। तो रीलिंग द सिल्क कहलाता है। क्या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो इसे ही रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। तो ये तो बताया गया कि रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, और बुनकरों द्वारा इनका कैसे उपयोग किया जाता है। अब आगे रेशम की खोज के बारे में बताया गया है कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क। तो रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से प्रारंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो जो रेशम है वो चीन की देन है। सदियों पहले चीन में इसे देखा गया, खोजा गया, लेकिन बहुत वक्त तक चीन वाले इन्हें छुपाकर गुप्त रखे थे। बाद में व्यापारियों के द्वारा इन्हें देश के हर कोने में पहुंचाया गया। तो ये रेशम की खोज का इतिहास था। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। बाकी इस चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ने का काम आपका रहेगा। तो मैं समरी को कुछ टाइम के लिए रोक के रख रही हूँ। आप वीडियो को रोकिएगा और समरी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि समरी से ही कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए, और अगर अच्छा लग जाया करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर किया करिए, ताकि आपके साथ साथ उन सभी को इन चीज़ों का बेनिफिट प्राप्त हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा, एनसीईआरटी की बुक बेहद ही इम्पोर्टेंट होती है। बहुत से लोग इसे परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल होती है। आप चाहे तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है, पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता या कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो वीडियो के माध्यम से भी हम चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, कोई भी फालतू की चीज़ इसमें नहीं है। एनसीईआरटी की बुक का ही पीडीएफ है जिसे मैं आपके सामने डिस्क्राइब करती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो ये भी नहीं है कि इसमें कुछ गलत चीज़ें हैं या मैं इधर उधर से चीज़ें ला के आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक का ही ये पीडीएफ है जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत आसानी से। तो आप अगर खुद से भी पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो तो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है चीज़ों को समझने में और कंसंट्रेशन बनाने में।
तो अगर बेनिफिट और लगता हो मेरे चैनल के वीडियो आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।